दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये पूरे प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न दिया हुआ है और इसमें डिटेल सोल्यूशन किया गया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी टॉपिक का। तो पहला प्रश्न है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी विषयों से संबंधित है। भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर वोट मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 में बनना है उसमें संशोधन भी किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति का महाभियोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को कितना दिन, तो 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए तथा प्रस्तावना की सूचना पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। अभी वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्य में नहीं है, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये लागू नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट 1919 एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था। अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। किस युद्ध के परिणाम जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेडान के युद्ध जो 1870 में लड़ा गया। सेडान के युद्ध 1870 के परिणाम स्वरूप ही जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। सेडान के युद्ध में फ्रांस को जर्मनी ने पूर्णतः परास्त कर दिया। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसी युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से सेना भी हटा दिया। अगला है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुआ है और हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर और हिमालय विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुपये के मूल्य का निर्धारण करना। आरबीआई रुपये के मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन कौन, तो करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण और आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राजनीति में धन का प्रयोग। भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती राजनीति में धन का प्रयोग है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो अभी चल रहा है, भारत में 17वीं लोकसभा चल रहा है जिसका गठन 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है और इसका आंसर हो जाएगा
सी कंचनजंगा। इसका आंसर हो जाएगा ए K2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो K2। K2 पाक के क्षेत्र में स्थित है और K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाए तो K2 आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी और ये योजना कब से कब तक चला था? तो 1969 से लेके 1974 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य 5.7% था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास लक्ष्य 3.3% था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। नेक्स्ट है, 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था, क्या नारा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी लोकतंत्र बचाओ। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी और 74 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी 14 दिनों तक रोक सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ और इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुषाणों द्वारा। कुषाण काल के दौरान विभिन्न स्थापत्यों में सुर्खी के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्खी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया थी। कब शुरू किया गया था? 1993 में। और रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा के कितने आरक्षित सीट है? तो आंसर हो जाएगा सी 84 सीटें आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? तो 47 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1 मार्क। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड 1 मार्क है और केंद्रीय 1 मार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में स्थित है। ISI मार्क जो होता है वो टिकाऊ वस्तु पर लगाई जाती है और हॉल मार्क आभूषणों पर मापदंड निर्धारण का पैमाना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ए 7। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिनियम प्रदान किया गया था। संपत्ति के अधिकार 6ठी मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। दूसरा कथन है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो ही सेकेंड। दिए गए दोनों कथनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और वो भारतीय योजना के निर्माता माना भी जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,
सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो आंसर होगा सी, सरकार क्या कर रही है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है कि सरकार क्या कर रही है। और ये इसे आरटीआई एक्ट के नाम से जाना जाता है। और आरटीआई एक्ट कब आया है था? तो 2005 में आया था और यूपीए सरकार की ये देन है। सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जा सकता है, सूचना नहीं देने का कारण पूछा जा सकता है आरटीआई में। अगला है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे और इसका आंसर हो जाएगा डी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। 2 गज जमीन अब्दुल सम्मद द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति है। और प्रसिद्ध गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे। अगला प्रश्न है कि कृषि उपजों की न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी को संतुति किसके द्वारा की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सीएसीपी द्वारा की जाती है। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 ईस्वी में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोयला। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। ऊर्जा का मुख्य 2 स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है कि कोयला, डीजल, पेट्रोल। एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो नवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाना था, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन बिजली आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। अगला है कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण तट। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। गोवा तथा दमन के बीच कोंकण तट स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है और मालाबार तट केरल में अवस्थित है। पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है और कोरोमंडल तट सामान्यतः उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अगला है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरणीय संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए, सुशासन। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से होना चाहिए। जीबी के राव समिति ने जिला विकास पदाधिकारी पद की सृजन का सिफारिश किया था। विकास प्रशासन की अवधारणा के कारण डीडीसी पद का सृजन किया गया है। अगला है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत में। भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है और यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कामरूप। कामरूप हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एशियाई खेल 2026 भारत में। ये गलत है। ये खेला जाएगा कहाँ? तो नागोया जापान में खेला जाएगा एशियाई खेल 2026। एशियाई खेल 2023 खेला गया हांगहू चीन में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष सर्बिया बेलग्रेड में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला कहाँ खेला गया? तो भारत में। और अंडर 17 फीफा कप 2023 इंडोनेशिया में खेला गया। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 श्रीलंका में खेला जाएगा। और जो कबड्डी विश्व कप है 2025 में वो ब्रिटेन मिडलैंड्स में खेला जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और चौथा जो है वो प्रेस की लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक थे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हिंद स्वराज का पुस्तक का तो महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम के अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे।
नेक्स्ट है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। आप इस तरह याद रख सकते हैं, गोदावरी में 4 शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वे ज़्यादा बड़ा है, यानी वो बूढ़ी है, यानी बृहद गंगा कहा जाता है। कावेरी 3 से है, थोड़ा सा कम अक्षरों से है, इसलिए वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग वितरित करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और यह अनुच्छेद 324 में उपबंध है। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव से संबंधित है। अब भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी। अगला है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, आंसर हो जाएगा सी, अल बरूनी। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अबू रेहान अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनी के साथ कहाँ आया था, भारत में, और भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक किताबुल हिंद लिखा था। नेक्स्ट है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, 1905 में, और आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। बनारस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था और पारित 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी गुरु के पास शिष्य। उपनिषद भारतीय चिंतन का चरम है, इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा है। और कठोपनिषद में आत्मा के अजर अमरता की चर्चा नचिकेता प्रकरण में है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू किया, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो 2 चरणों में चला, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक, और जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। नेक्स्ट है, शैलकृत मंदिर है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण वन ने किया था, और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, आंसर हो जाएगा बी, नागपुर में। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, और पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी वायुमंडल में 165 मीटर की अगर ऊंचाई पर चल जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटी की कमी होती है। कितना हो गया, तो 6.5 सेंटीग्रेड की कमी होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 11.29% है। देश में शहरीकरण की प्रतिशत है 31.2%, और बिहार राज्य में 11.29 है। गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 42। सितंबर 2023 तक भारत में 42 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां और कर्नाटक का प्रसिद्ध होयसल मंदिर 42वां को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और 40वां जो शामिल किया गया था वो धौलावीर गुजरात को। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, आंसर हो जाएगा ए, 6 राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है।
कौन कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमिलित विकल्प को चुनें, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो सिडनी है वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं, कैनबरा है। इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा सही है। जो बरूंडी का है राजधानी बुजुम्बरा है। और माली की जो राजधानी है बमाको है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1680-81 ईस्वी में मेराक लामा लोंद्रे ग्यास्तो ने करवाया था। नेक्स्ट है, 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चेरो जनजाति को। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी में चेरो जनजाति का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी, नदी से। संप्राय मैदान का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान को निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। आइए देखते हैं सही विकल्प का क्या है। तो टिप्पोनीमा पैलेडियम जो है वो क्या है? तो वो सिफिलिस है। यार्सिनिया पेस्टिस जो 2 है वो है प्लेग। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वह क्या है? तो वो है एंथ्रैक्स। और फैब्रियो कोलेरी जो है वो क्या है? कोलेरा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्रिपोनीमा पैलेडियम सिफिलिस है, यार्सिनिया पेस्टिस प्लेग है, बेसिस एंथ्रेसिस एंथ्रैक्स है, अब विब्रियो कोलेरी जो है वो है कोलेरा। नेक्स्ट है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, परासरण कहलाती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल परासरण विधि से अवशोषित किया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अग्नि लवक और बर्नी लवक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। वन को धरती का पुत्र कहा जाता है। वन की अधिक रोपण पर्यावरण के दृष्टि से अच्छा है और कुल क्षेत्रफल का 33% पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, H2 गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में H2 द्वारा परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। असंतृप्त वसा प्लस H2 इक्वल टू संतृप्त वसा, इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसमें वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने पर यह कम जलता है जिससे तेल की खपत कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो, म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/v। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो v बराबर हो जाएगा c/म्यू। c/1.5 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं क्या? तो 2/3 c लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 c/b। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और इसका आंसर हो जाएगा बी,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। फेरस ऑक्साइड का जो होता है उपयोग हरा कांच बनाने में फेरस लवणों के निर्माण में होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो लेजर कहलाती है। लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्मॉग। स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक में है ज्वालामुखी विस्फोट से राख, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीय प्रदूषक में है फोटोकेमिकल, धूप, कोहरा, जमीनी स्तर पर ओजोन, पेरोक्सीटाइड, नाइट्रेट आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करें। धान्य और अनाज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चावल। दूध और मांस क्या है, मछली। बसा और शर्करा घी। दालें और फलियां हैं मसूर का दाल। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी कॉकरोच और सिल्वर फिश। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है और कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी बैकेलाइट। बैकेलाइट क्रॉस लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है। नायलॉन, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण मोनोमर विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु का आकार। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। परमाणु आकार नाभिक के केंद्र में से परमाणु के बैलेंस सेल के बीच की दूरी है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 के पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 के पावर -15 मीटर होती है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी केपलर के द्वारा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। अगला है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है, और यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। सही जवाब हो जाएगा डी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है। अब प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, H2S, HF, NO, NO2, NH3 ये सब है। नेक्स्ट है जीन द्वारा नियंत्रित होता है। जीन द्वारा नियंत्रित होता है। आंसर हो जाएगा ए आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन द्वारा आनुवंशिकता नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण। गुणसूत्रों पर स्थित DNA की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन वंशाणु या पितृक कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, और इसका आंसर हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, और वायुमंडल में लगभग 78% जो है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी कैल्शियम। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। हड्डियाँ ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम की 1.2 ग्राम दैनिक मात्रा व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए जूल का नियम। जूल के नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है, यानी जो H बराबर होता है वो I² होता है। 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है एगार प्राप्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए शैवाल से। एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एगार नामक पदार्थ सामान्यतः लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट है, दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है। ये ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि ये 4 सेकंड में कितनी दूरी चली है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 16 मीटर चली है। दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई 16 मीटर है। बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी के मान देता है और तय की गई दूरी बराबर बेग समय का ग्राफ का क्षेत्रफल। तो जो है तो हाफ गुना आधार कितना है 4 है और ऊंचाई कितना है 8 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 8 दूनी 16 यानी 16 मीटर देगा। अगला है, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कैसे निकालना, वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है वो -20 cm दिया हुआ है और लेंस की क्षमता दिया हुआ है +2 डायोप्टर। तो P बराबर जो होता है वो 1/f होता है, किसमें मीटर में होता है। तो 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा 0.5 और 0.5 गुना अगर हम 100 से गुना करते हैं तो 50 cm हो जाएगा, सेंटीमीटर में इसे कन्वर्ट कर दिए। अब लेंस का फार्मूला है, क्या फार्मूला है लेंस का, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। u दिया हुआ है -20, f दिया हुआ है 50, तो v निकल जाएगा और v जो हमारा निकल के आएगा वो होगा b माइनस, जो b निकल के आएगा वो b नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा c -33.3 सेंटीमीटर। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में और इसका आंसर हो जाएगा डी, रेसिप्रेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेसिप्रेशन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। अगला प्रश्न है, मैथ का अनुक्रमांक 5, 15, 45, 135, 395, 1215, 3645 में गलत पैटर्न को फिट न होने वाली संख्या देखना है। तो सबसे पहले ये देखना है ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। तो 5 से 15 गया है कितने, 3 मरतबे गुना हो गए। 15 से 45 गया, ये भी 3 से। 45 से 135 गया है 3 से गुना करने पर, और 135 से अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा 395 नहीं 405 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 395 लिखा हुआ है। इसका जो गलत पैटर्न है वो कौन है, ये है 395। नेक्स्ट है, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। कह क्या रहा है कि यहाँ पर एक वृत्त है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार सड़क बनाया गया कितने की, 7 मीटर की, और इसका जो रेडियस कितना है वो r है। यदि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या r हो तो प्रश्न से कह रहा है कि 2πr बराबर कितना है, 176 है। तो यहाँ r का मान निकल जाएगा 28 मीटर। अब कह रहा है पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² होगा, यानी जो होगा पार्क का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना 28 के स्क्वायर बराबर जो निकल के आएगा 2464 वर्ग मीटर। सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, अब 28 + 7 जोड़ देना है क्योंकि r 28 था और 7 जो सड़क बना हुआ है, तो क्षेत्रफल उसका हो जाएगा 3850 वर्ग मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा 3850 - 2464 करेंगे तो निकल कर आएगा 1386। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1386। अब संख्या दिया हुआ 0.9, 0.9 स्क्वायर √09 0.9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहीं पर से देखने पे पता चल जाता है कि जब इसको तोड़ेंगे तो 0.999 आया, यानी सबसे बड़ी संख्या तो यही दिख रहा है और सभी में से। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सही। अगला है, यदि a + 1/a + 1 बराबर 0, a = ≠0 हो तो a के पावर 4 - a का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा a² + a + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a4 - a बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, aq - 1 लिख सकते हैं। और aq - 1q का फार्मूला, aq - bq का एक फार्मूला होता है, वो होता है a × a - 1, a तो पहले ही है, और aq - bq का फार्मूला होता है a - b × a² + a + 1 कर देंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा a × a - 1 × 0 बराबर 0। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। मेन यहाँ aq - bq के फार्मूला एक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न सरलीकरण का है, तो इसे हम इतना को लिख सकते हैं कितना, तो 1/4 के पावर -2 और उसके पावर है -1।
1/4 के पावर -2 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2 और इसे कर देते हैं -1। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2 के 16, 16 के पावर -1 बराबर 1/16। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मसा 15 तथा उनका लसा 225 है। यदि उनमें एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या बराबर होगा लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या। इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 225 बटा क्या है एक संख्या तो 75। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा x का जो मैंने पहली संख्या निकल के आएगा तथा दूसरी संख्या निकल के आएगा वो हो जाएगा d कितना 45। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य है कितना है तो 1 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम 6% के लाभ पर बेचते हैं और एक बेचते हैं कितना पे 4% के लाभ पर, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो कितने के बराबर होगा? 3 रुपया के बराबर है। बस इसे सोल्व कर देना है। x गुना 106 बटा 100 माइनस x गुना 104 बटा 100 बराबर 3। जब सोल्व कीजिएगा तो 2x बराबर 300, तो x बराबर जो निकल के आएगा वो 150 रुपया निकल के आएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 7 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 26 है तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा होगा ये बताना है। तो आप इसे आराम से सोल्व कर लीजिएगा। एक तो इस विधि से कर सकते हैं कि एक से एक है, एक x + 1 है और एक x + 2 है, एक x + 3 है। इसी तरह करके एक लास्ट वाला x + 6 है। अब इन सब को जोड़ने के बाद क्या करना है कि 26 कह रहा है औसत, इस सब को जोड़िएगा बराबर 26 गुना 7 कीजिएगा और x का मान निकालिएगा तो निकल कर आ जाएगा। लेकिन एक और भी आसान विधि है जो जल्दी बनेगा। यहाँ 7 लगातार धन पूर्णांक कह रहा है तो यानी 26 तो बीच में ही रहेगा क्योंकि एवरेज है, और 3 इसके इधर रहेंगे, 3 इसके इधर रहेंगे। यानी ये जो 3 इधर होंगे वो 23, 24, 25 होंगे और 3 इसके आगे क्योंकि लगातार धन पूर्णांक है तो 27, 28, 29 होंगे। तो इन सब को जो कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन है तो वो हो जाएगा 23। आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष तथा बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर क्या होगा? तो कह प्रश्न में कह रहा है कि ए + बी बराबर 60 वर्ष और बी + सी बराबर 52 वर्ष। तो ए - सी बराबर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी आसान प्रश्न है। किसी फैक्ट्री कामगारों की कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपया है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपया है तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या क्या होगा? तो इसका जो हम सोल्व करेंगे, फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितना हो जाएगा? 1534 बटा 118 बराबर 13। आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य 10 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपया है, तो लाभ कितना है 1 का है। तो परसेंटेज होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य बराबर 10% का। तो आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रश्न है कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता के अनुपात क्या है? तो एक औरत द्वारा कार्य कितना किया जाता है? तो वो किया जाता है 20 गुना 16 मतलब 320 दिन। एक औरत द्वारा कार्य करने में लगे दिन 320 दिन। और एक आदमी द्वारा कार्य करने में लगे दिन कितना है? तो 16 गुना 15 बराबर 240 दिन। तो कार्य क्षमता के अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है 1/240 अनुपात 1/320 कर देंगे। हमारा निकल के आ जाएगा 4:3। आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेची। वस्तु का क्रय मूल्य था। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? x मान लेते हैं। अब x गुना 100 + x बटा 100 बराबर 75। कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है उसी के बराबर लाभ है। तो अगर मान लिया कि x लाभ ही कर देते हैं तो उस तरह अगर सोल्व करते हैं तो हमारा यहाँ x का जो मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा 50 रुपया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 50 रुपया। एक और फार्मूला है CP बराबर होता है 10√75 गुना
75 प्लस 25 माइनस 50, ये भी फार्मूला है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सिंपल से याद रखिए, सिंपल वाला। तो आंसर हो जाएगा बी 50। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसे चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो माना कि अभिष्ट प्रतिशत की कमी कितना हो जाएगा 25% की वृद्धि में। डायरेक्ट एक फार्मूला है 100 गुना 25 बटा 100 प्लस 25, क्योंकि प्लस इसलिए कि वृद्धि हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2500 बटा 125 बराबर 20%। सही आंसर हो जाएगा ए, 20% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। 3 वर्ष के लिए उधार दी, यदि उसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी? तो माना कि उधार दी गई राशि जो है वो x है। पहले वार्षिक ब्याज दर कितना था? 8% था। तब कह प्रश्न में क्या रहा है कि 3x इंटू आर प्लस 2.5 बटा 100 माइनस 3x आर बटा 100 अगर करते तो हमारा निकल कर आता 540, और इसी को x से सोल्व कर दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 7200। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इसे किस तरह निकालने हैं कि 100% माइनस, अब जो समतुल्य 100 गुना 70 बटा 100 गुना 80 बटा 100 और गुना 90 बटा 100 करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा, सोल्व कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा 49.6%। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, किसी हौज का पाइप ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया जाए तो हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लगेगा? तो हौज का पाइप ए तथा बी द्वारा 2 घंटे में भरा गया, कितना होगा? 1/6 प्लस 1/8 गुना 2 बराबर हो जाएगा कितना? 14/48 गुना 2 बराबर 7/12 भाग वो भर दिया। शेष भाग कितना बचा? तो 1 में से 7/12 आप घटा दीजिएगा तो निकल कर आएगा 5/12। अब शेष भाग को भरने में पाइप के बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो 5/12 और उसका क्या है? 8 घंटा ये काम है, तो ये हो जाएगा गुना 8 बराबर 10/3 बराबर 3.1/3 घंटा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो माना कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो है x, तो क्या हो जाएगा? x गुना 85 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 629। जब x का मान हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 740। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? नेक्स्ट है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600, यदि 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तब माना कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? x% थी। अब कह रहा है कि बढ़ता जा रहा है वार्षिक की दर से, तो यानी 67,600 बराबर x गुना 1 प्लस 4/100 के स्क्वायर कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ वो बढ़ रहा है, तो जब ये कर दें तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो x के मान वो क्या आ जाएगा? 62,500। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो? तो 35% का लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा? पहले 200 गुना 135 बटा अब 100 करके, यानी 270 रुपया में तो उसे बेचना ही होगा। अब अंकित मूल्य अगर हम x करते हैं और उसको क्या है 75% मैंने 25% की छूट दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य पे 25% छूट दे रहे हैं यानी 75% पे बेच रहे हैं, और वो कितना आना चाहिए? वो 270 के बराबर आना चाहिए। जो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 360। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 16, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या एक समानुपाती बनाएगी? तो इसका जो डायरेक्टली आप कर लीजिएगा, एक होता है 6 गुना 38 माइनस 14 गुना
18/6 प्लस 38 माइनस 14 प्लस 18। इसे सोल्व कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा B2। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के चाल क्या होगा? तो ट्रेन की चाल बराबर होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर, यानी 300 माइनस 240 बटा 21 माइनस 18 बटा 60 बटा 3 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में यहाँ दिया हुआ है, तो सीधे 18 गुना 5 से गुना कर दीजिए। 20 गुना 18 बटा 5 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ट्रेन का चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर बटा समय का अंतर। नेक्स्ट है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा हो तो 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तब माना कि ए की वर्तमान आयु क्या है 6x है और बी की वर्तमान आयु 7x है। तो 7x माइनस 6x बराबर 4 दिया हुआ है, तो x का मान निकल जाएगा 4। ए और बी की वर्तमान आयु कितना है 24 और 28 वर्ष है। क्या है 24 और 28 वर्ष है। 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा 28-32 का अनुपात हो जाएगा। सीधे 28-32 के अनुपात हो जाएगा तो निकल होगा 7:8 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कि प्रतिशत कितना है? तो माना लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है 3x प्लस 2x है बराबर 5x है। छात्रवृत्ति ना मिलने की प्रतिशत कितना होगा? तो 3x गुना 80 प्लस 2x गुना 75 बटा 5x गुना अगर 100 और गुना 100 करते हैं तो हमारा डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 78%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी 22 मीटर गुना 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास तथा 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया तो सेंटीमीटर में वृष्टि कितना हुआ है? तब बेलन के आयतन क्या दिया हुआ है? वो बेलन के आयतन बराबर होता है पाई इंटू 1 के स्क्वायर गुना 3.5 बराबर 11 घन मीटर। तो वृष्टि बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना 1000 और बटा कितना है 22 गुना 20, तो निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा ये बताना है। AZ/B/X CX/W DW/B में। तो ए से जो हमारा बी गया हुआ है वो गया है कितना +1 किया गया है, बी से सी +1, सी से डी +1 और डी से ई होगा +1 में। नीचे जो किया गया है जेड से बाई गया है, जेड से बाई -1 है, बाई से एक्स से -x है, एक्स से डब्लू -1 है और डब्लू से क्या जाएगा -1 भी जाएगा। तो ई भी निकल कर आ रहा है, हमारा एक ऑप्शन मिल रहा है वह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है BDF CFI DHL EJO के बाद क्या होगा? तो बी से हमारा जो सी गया है वो +1 है, सी से डी गया है ये भी +1 है, डी से ई +1 और ई से जो होगा वो होगा एफ होगा। तो हमारा पहले से ही आंसर मिल जा रहा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी। एफ शुरुआत में एक ही है लेकिन फिर भी अगर चेक करते हैं तो डी से एफ +2 में गया है, एफ से एच +2 में गया है और एफ से आई +3 में, यानी शुरुआत का लेटर +1 है, दूसरा का +2 है, तीसरा के +3 है। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसे कि वो किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे और जो शब्द आखिरी आएगा वो कौन सा शब्द होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, ये आखिरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एफ और ये दोनों आखिरी में आता, इन दोनों में से होता है कि एम पहले आ जा रहा है, एन बाद में आ रहा है, शुरुआत के 3 लेटर तो सेम है, तो ये आखिरी में सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को गॉड लिखा जाता है तथा फॉग को गॉफ लिखा जाता है तो मोव को क्या लिखा जाएगा? तो डॉग को ये क्या किया है, इसके नीचे GOD अगर हम करते हैं तो ये सीधे इस फॉर्म में लिखा गया है। तो नेक्स्ट अगर हम MOV को लिखेंगे तो ये लिखाएगा BOM लिखाएगा। तो जो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा सी। दिए गए 4 शब्द में 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समृद्ध है, एक शब्द अन्य से भिन्न है, उस भिन्न शब्द को चुने। किसी प्रकार से संबंध है आपस में, एक शब्द भिन्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा डी अध्यापक। लड़का लड़की और औरत मनुष्य को दर्शाता है, जबकि अध्यापक मनुष्य के द्वारा अपनाए गए पेशा को दर्शाता है, इसलिए ये सबसे अलग है। यदि किसी घड़ी का प्रतिबिंब समय 11:25 हो रहा है तो वास्तविक समय कितना होगा? वास्तविक समय जो होगा 11:60 - 11:25 कर दीजिए तो जो आंसर हो जाएगा 0.35 अर्थात 12:35 होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दिया हुआ है, 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, एक सर्व प्रकार भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देख लीजिए कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि बी को छोड़कर सभी आकृतियों का डिजाइन 1/4 भाग रेखांकित है, अब बी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 108 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में लगातार 2 त्रिभुज रंगा हुआ है, परंतु डी में अलग अलग रंगा हुआ है, एक यहाँ है, जबकि ये दोनों लगातार रंगा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी। यदि एक खास कोड में बिल्ड को इस तरह लिखते हैं और ट्राइब को इस तरह लिखा जाए तो उसी कोड में RUL को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि आर के जगह पर जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? हैश क्या है? 9 लिखा गया है। आर के जगह पर 9 है, और यू के जगह पर क्या लिखा हुआ है? हैशटैग है। एल के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और ई के जगह पर जो लिखा हुआ है वो @ लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज एवं वर्ग है ये देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 110 के नंबर के बी 22 एवं 6 हो जाएगा। आप इसे काउंट कर लीजिएगा। आकृति में त्रिभुज 22 हो जाएगा और वर्ग जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए वर्ग के खानों में दर्शाए गए अंक किसी निश्चित नियम का अनुसरण करते हैं, उस अंक को चुनें जो प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प है। तो आइए देखते हैं 2, 4, 6 किस तरह लिखा गया है। तो यहाँ पर 2, 4, 6 लिख रहे हैं। अगर हम 4 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसमें से घटा देते हैं तो आंसर जो हमारा निकल के आता है 6 इसके बराबर होता है। ठीक, अगर 3, 5, 7 को देख रहे हैं, 3, 5, 7 है, 5 को पहले 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। ये 3 घटा रहे हैं तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा 7 इसके बराबर। उसी तरह हम क्या करेंगे 1, 3 और खाली स्थान को 3 को पहले 2 से गुना करेंगे 6 होगा। 6 में से 1 घटाएंगे, हमारा जो निकल के आ जाएगा 5। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3, 5, 7, 7, 9, 11 खाली स्थान 13, 15 किस तरह है? तो 7 + 3 = 10/2 किया हुआ है, आंसर निकल कर आ रहा है बी। इसी तरह अगला को अगर हम देखते हैं 7 + 11 मतलब इसे और इसे जोड़ रहे हैं और बटा क्या होगा 2 कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है 18/9 2 = 9, यानी ये निकल के आ रहा है। इसी तरह 13 प्लस जो एक संख्या निकल के आएगा वो बटा 2 बराबर हो जाएगा, सॉरी 15 + x/2 = 13 हो जाएगा, तो होगा 15 + x = 26। तो x बराबर हो जाएगा 26 - 15 बराबर हो जाएगा कितना 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1, 2, 9, 2, 4, 36, 4, 6 उसके बाद क्या होगा? तो 1 + 2 = 3 और उसका स्क्वायर किया गया है तब 9 आ रहा है। ठीक, दूसरे में अगर हम देखते हैं तो वो क्या है कि 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6। 6 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 36। उसी तरह 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, और 10 के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 100, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर के कि 111 उसके बाद 222, 333, 434 सभी जो है वो 37 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इस 20 से सभी ये विभाजित है। उसी तरह अगर 555, 666, 777, 888 भी किससे विभाजित होगा 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1, 5, 3, 7, 202, 2, 4, 9, 3 खाली स्थान। आइए देखते हैं किस प्रकार है। तो अगर 1 के हम स्क्वायर करते हैं, 3 के क्यूब करते हैं, 7 के स्क्वायर करते हैं और 5 के क्यूब करते हैं और सभी को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा निकल कर 202 आएगा, यानी 1 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब, यानी इससे क्यूब किया गया है दोनों को और इधर वाला को स्क्वायर किया गया है। ठीक इसी तरह अगर हम इसे देखते हैं
तो 2 के स्क्वायर होगा, ये 3 को क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, 9 के क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, और ये 4 के क्यू होगा प्लस 4 के क्यू होगा। तो जो निकल कर हमारा आएगा वो 176 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में उस एक विकल्प को चुनें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रयोग करने में दोनों और दिए गए शब्दों का संबंध एक सा रहता है। तो आइए देखते हैं। कुत्ता, कुतिया, साढ़ के बाद क्या होगा, तो साढ़ का जो हमारा स्त्रीलिंग होगा वो होगा क्या, तो आंसर हो जाएगा डी गाय। कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया होती है, ठीक उसी प्रकार साढ़ का स्त्रीलिंग गाय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न प्रश्न की एक प्रश्न आकृति दी गई है, उस प्रश्न आकृति दर्पण में किस प्रकार से दिखेगी जब दर्पण ए बी पर रखा गया। दर्पण ये है तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये बनेगा। अगला है एक प्रश्न आकृति दी गई है, उस प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसे उत्तर आकृतियों में से चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ 1 2 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ 1 2 3 तो ये हो जाएगा ये आकृति। अगले प्रश्न पे एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है, जब 2 नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी। तो आप देख लीजिए, इसमें से पहले कॉमन क्या है वो ढूंढना है। तो 3 वाला कॉमन है। अब इस तरह चलिए 3 6 1 है, 3 5 2 है। तो 3 6 के उल्टा 5, 1 के अपोजिट 2 होगा, तो 3 के क्या होगा 4 होगा। तो 2 को प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगा, तो वो हो जाएगा बी 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि खाली स्थान पे भरकर श्रेणी को पूरा कीजिए। 2 5 9 14 20, उसके बाद क्या होगा। तो 2 में अगर हम +3 जोड़ते हैं तो हमारा 5 बन के आता है। 5 में से +4 जोड़ते हैं तो 9, और 9 में से कितना जोड़ते हैं 5 जोड़ते हैं, 5 में से 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में से 5 जोड़ेंगे 14, 14 में से 6 जोड़ेंगे 20, और 20 में से 7 जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 27। आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2b 4c 80 14h। तो 2 से क्या गया है 4 गया है, +2 हुआ है, 4 से 8 गया है +4 है, 8 से 14 गया +6 है, यानी +2 2 के बढ़ रहा है। तो 14 से प्लस क्या जोड़ेंगे हम 8 जोड़ेंगे, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो 22 होगा। अब बी से सी गया है 1 जुटा है, +1 हुआ है, और सी से ई गया +2, ई से एच गया है +3, और एच से अभी +4 कौन होगा, तो वो होगा एल। तो आंसर जो होगा वो 22 एल हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आर पी के दाईं ओर है तथा एस के बाएं दूसरे स्थान पर है। टी पी और एस के बीच में नहीं है। आर के बाएं से दूसरा कौन है। तो ये जो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर पी बैठ जाएगा, यहाँ पर आर, अगर टी यहाँ पर बैठाते हैं तो एस और क्यू को इस तरह बैठाना होगा। तो स्पष्ट है कि आर के बाएं से दूसरा जो है वो कौन है, वो है क्यू है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राकेश नितिन से लंबा है किंतु भगत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो जो सबसे छोटा है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भगत बड़ा है राकेश से, उससे है नितिन। राकेश बड़ा है किससे, नितिन से, और राकेश बड़ा है लोकेश से, और लोकेश बड़ा है गौरव से। ये हमारा 2 ही आ रहा है, तो दोनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ निर्धारित किया नहीं जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी। एक परिवार में प्रत्येक पुत्री के उतने ही भाई हैं जितनी की बहनें हैं, और प्रत्येक पुत्र के जितने भाई हैं उससे दुगनी बहनें हैं। उस परिवार में कितने पुत्र हैं। तो कह क्या रहा है कि एक परिवार है, एक परिवार यहाँ पर अगर हम इस तरह करते हैं और उसके पुत्र हैं और पुत्री है। अब यहाँ पर जो हमें हो जाएगा क्या है, भाई हैं और यहाँ पर बहन है ना। और इस तरह के निकालिएगा तो 3 बहन हो जाएंगे, 3 भाई हो जाएंगे। तो स्पष्ट है कि इस परिवार में 3 भाई और 4 बहन है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 124 के बी दुगनी है। तो उस परिवार में कितने पुत्र हैं, तो 3 पुत्र हैं, 3 भाई हैं। अगला है यदि चेयर को एफ के डी एल यू के रूप में कोडिंग किया जाता है तो रेड को किस रूप में कुटित किया जाएगा। तो पहले देखना है चेयर को एफ डी एल यू किस तरह कुट किया गया है। तो सी से एफ +3 है। अगर एच से कहा जाए तो +3 जाकर के बना हुआ है, और ए से +3 यानी सब में +3 है। तो उसी तरह आर का +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा।
आर का +3 करेंगे तो यू हो जाएगा, ए के +3 करेंगे तो डी हो जाएगा, आई के +3 करेंगे तो एल हो जाएगा, और डी के +3 करेंगे तो जी हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो है डी। यदि किसी महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा 31 दिनों के अगले महीने का अंतिम दिन होगा? 2 तारीख से अगले महीने 31 तारीख के दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 28 + 31 = 59। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है? वो है 3। तो अगले महीने का अंतिम दिन शुक्रवार +3 दिन बराबर क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले जो होगा वो कच्ची धातु होगा, उसके बाद उसकी कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसको शुद्ध किया जाएगा, और उसके बाद से धातु बनेगा, उसके बाद उसमें मिश्र धातु बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ये। तो आंसर है 127 के बी। 3, 2, 4, 1, 5। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, आपको तय करना है कौन सा तर्क ठोस तर्क है और कौन सा निर्बल तर्क है। क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन खर्चा बंद कर देना चाहिए? ये कथन है। और तर्क में कह क्या रहा है कि हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है। दूसरा, नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह सिर्फ बी, केवल तर्क ठोस है। हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्नयन में किया जा सकता है, ये सही है गलत इससे पता नहीं चलता है कथन में, लेकिन नहीं, खिलाड़ी इससे कुंठित हो जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। तो केवल तर्क 2 ठोस है। अगला है सुमित संगीत का भाई है यदि सुमित संगीता का भाई है यदि संगीता की बहन ललिता पवार की भतीजी है, तब सुमित का पवार से क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भतीजा। ये ब्लड रिलेशन का है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये भतीजा हुआ इसका सही आंसर। निम्नलिखित श्रेणी का रिक्त पद ज्ञात कीजिए। 4, 6, 12, 14, 28, 30, उसके बाद क्या होगा? तो 4 से 6 + 2 गया, 6 से 12 2 गुना हुआ, 12 से 2 + 2 हुआ, 14 को गुना कर दिया गया, 2 से +2 किया गया, अब 2 से गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा बी, 60। नेक्स्ट है यदि लाइफ को 128 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और RUN को 159 के रूप में, तो क्लाउड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए लाइफ को लिखा गया है कैसे? L का 12, I का 9, F का 6 और E का 5, कितना हो गया? तो 32 हो गया। उसमें से अगर 4 लेटर का है लाइफ तो 4 से गुना करेंगे तो 125, इस तरह कूटबद्ध किया गया है। उसी तरह अगर हम क्लाउड को देखते हैं तो C के 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? L के 12 प्लस O के 15 प्लस U के 21 प्लस D के 4, कितना हो जाएगा? 55। इसमें कितने लेटर हैं? तो 5 है, तो 55 गुना 5 बराबर 275 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हो जाएगा डी सही आंसर। नेक्स्ट है यदि ए किसी पंक्ति में 22 से 15वें स्थान पर तथा दाएं से 24वें स्थान पर बैठा हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो हो जाएगा 15 + 24 - 1 बराबर 39 - 1 बराबर 38, इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि एक पर तो वो खुद बैठा हुआ है। नेक्स्ट है यदि साइबर जेनेटिक्स में किस अक्षर की स्थिति वही है क्योंकि उस अक्षर की स्थिति अंग्रेजी वर्णमाला में है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अमृतसर पहुंचने पर रवि ने कहा कि वह नियत समय से 4 दिन पूर्व वहां पहुंच गया था। रमेश वहां नियत समय से 5 दिन बाद पहुंचा। यदि रवि अमृतसर रविवार को पहुंचा होता तो रमेश वहां किस दिन पहुंचा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किस, आइए निकालते हैं। रवि का पहुंचने का दिन क्या है? रविवार। नियत बराबर क्या होगा? नियत दिन से 4 दिन पूर्व। रवि का पहुंचने का नियत दिन क्या है? रवि + 4 दिन, यानी गुरुवार को पहुंचना चाहिए था लेकिन 4 दिन पहले पहुंच चुका है। अब कह रहा है कि रमेश को पहुंचने का दिन है नियत दिन से 5 दिन बाद। गुरुवार से 5 दिन बाद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मंगलवार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मंगलवार। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2-3 वक्तव्यों के आगे 2-4 निष्कर्ष दिया हुआ है। आप समानता ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। चलिए आइए करते हैं। प्रश्न में कह रहा है कथन है कि सभी बेंचें मेज है। जो सभी बेंचें हैं वो है मेज है, ये मेज है और ये बेंच है। कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज जो है वो कुर्सी नहीं है, यानी कुर्सी अलग है। अब निष्कर्ष निकालना है कि सभी बेंचें कुर्सियां हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी बेंचें मेजें हैं, ये भी गलत है।
तीसरा है कोई मेज बेंच नहीं है, ये भी गलत है। और चौथा जो कह रहा है कि कोई बेंच कुर्सी नहीं है, ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल निष्कर्ष 4, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा सी। यदि टीचर को इस तरह लिखे तब इस कोड में चिल्ड्रेन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि टीचर से इस तरह कोड कैसे लिखा गया है। तो टी से +2 के भी लिखा हुआ है, ई से +2 जी लिखा हुआ है, ए से अगर हम +2 करेंगे तो सी लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है। तो उसी तरह अगर हम सी को +2 करेंगे तो क्या लिखाएगा? ई लिखाएगा। +2 करेंगे तो ई लिखाएगा। एच को +2 करेंगे तो जे लिखाएगा। क्या लिखाएगा? जे लिखाएगा। आई को +2 करेंगे तो के लिखाएगा। एल को +2 एन लिखाएगा। डी से एफ लिखाएगा। आर से टी लिखाएगा। ई से जी लिखाएगा। एन से पी लिखाएगा। तो जो हमारा आंसर बन के आएगा हो जाएगा डी। 3 परस्पर संबंधित शब्दों को एक समूह दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से एक चुने जिनके बीच सही संबंध हो। पेन, पेंसिल, स्याही। इसका आंसर हो जाएगा ए, संतरा, केला, रस। जिस प्रकार पेन में स्याही होता है तथा पेन पेंसिल से लेखन की जाती है, उसी प्रकार संतरा में रस होता है और संतरा केला फल है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। यहाँ पर 5 पुरुष M1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है, 6 महिलाएं दिया हुआ है W से W6 तक, M1 M2 तथा W3 वकील है, M3 M4 W1 W2 एवं W4 डॉक्टर है, शेष शिक्षक है। निम्न प्रतिबंधों के साथ इन 11 सदस्यों में कुछ टीम बनानी है और ये हमें टीम बनाना है और इसको आंसर निकालना है कि इनमें से क्या है। तो आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा कि यदि टीम का सदस्य 1 वकील, 2 डॉक्टर, 3 शिक्षक तथा M3 W5 के साथ नहीं हो सकता तब टीम के सदस्य क्या होंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और यदि टीम के सदस्यों में 2 पुरुष वकील, 2 महिला डॉक्टर तथा 1 शिक्षक हो तब टीम के सदस्य क्या होंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी। अब सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में संख्याएं एक खास क्रम में है, आप उस क्रम को पता करें और सही उत्तर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। 17 से 21 +4 गया है, 21 से 23 कितना हुआ है? +2 का गया है, 23 से +4 है, यानी एक बार +4 एक बार +2, एक बार +4 एक बार +2 है। तो 35 से जो 39 गया है +4 है, तो अगला बार 39 से +2 जाएगा, कितना हो जाएगा? इस आंसर हो जाएगा 41। तो सही आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित क्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगा? तो 5 से 9 गया है, 5 गुना 2 करते हैं -1 तो आ जाता है। ठीक उसी तरह 9 को अगर हम 2 से गुना करें या 2 घटा दें कितना हो जाएगा? तो 9 दूनी 18 में से 2 16। ठीक, अगर 16 से हम 2 से गुना करते हैं और इसमें 3 घटाएंगे, यानी गुना 2 से करना है और एक एक बढ़ के घटाना है। उसी तरह अगर हम 54 को 2 से गुना करें और कितने क्रम को घटाएंगे? तो हम घटाएंगे 5, क्योंकि 4 पहले तो 5 घटाएं, तो हमारा जो निकल के संख्या आएगा वो आ जाएगा 103। और 103 को भी 2 से गुना करेंगे, इस बार 6 घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 200। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पर पूछ रहा है 7वीं संख्या पूछ रहा है, 2 2 4 1 5 6, ये हो जाएगा 7वीं यानी लास्ट वाला पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200, क्योंकि 6ठी में निकल के हमें 103 आया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में किसी एक का चयन कीजिए जो क्रम को पूरा करता है। तो आइए देखते हैं। इसका जो है ए से सी गया है +2, सी से एफ गया है +3, +2 +3 +2 +3 के सीरीज चल रहा है। तो हमारा जो के से एम गया है, के से एम +2 है, एम से +3 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, पी से +2 करेंगे तो आर हो जाएगा, यानी हमारा सीरीज बन के आ जाएगा पी आर। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर, इसके बाद कौन सा आएगा? तो सी ए डी, सी से ए गया है -2 और ए से डी गया है +3 है, डी से जी गया है +3, जी से ई है वो -2, फिर क्या है +3, एच से फिर से प्लस, यानी 2 बार +3 गया है और एक बार बीच में -2 गया है। तो आइए उस तरह अगर हम निकालते हैं तो क्या निकल कर हमारा जो आंसर आएगा, एल से पहले +3 जाएगा तो ओ बनेगा, ओ से -2 अगर करेंगे तो एम बनेगा और फिर +3 करेंगे तो पी बनेगा, तो ओ एम पी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस तरह का सीरीज बना हुआ है आइए देखते हैं। जेड है 26 1 3 24 और इन सबको अगर हम शुरुआत के 4 डिजिट को जोड़ते हैं तो हमारा बनकर आता है क्या है 54।
और ये 4 डिजिट को जोड़ते हैं WDUF, ये भी होगा 54। और Z से -3 से फिर शुरू होता है W से। उसी तरह अगर हम अगला देखते हैं इस ऑप्शन में, तो जो हमारा आएगा वो TGHS जो होता है 20 + 7 + 8 + 19 = 54, यानी तीनों का सीरीज जो 4 का होना चाहिए वो 54 आना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। इसका सही आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रीचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक गाड़ी से जाती है। दक्षिण की ओर जो जाती है वो 8 किलोमीटर जाती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती है। वह प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता हो तो ये दूरी निकलेगा। ये 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, तो हमारा जो निकल कर आएगा वो 5 आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार कराता है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा कि व्यक्ति की पत्नी की बेटी का पिता वह स्वयं है और उस लड़के का उस व्यक्ति से संबंध पुत्र का होगा। तो आंसर हो जाएगा B। अगला है एक निश्चित कोड को, प्रोफेशन को इस तरह लिख रहे हैं, तो उसी कोड को डिक्शनरी को किस तरह लिखा जाएगा? तो प्रोफेशन को इस तरह लिखा गया है। अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं EFORPNOISS, तो ये सीधे तरह का जो शुरुआत का 3 अक्षर है P, ये यहाँ चला गया है। R जो है वो कहाँ है? यहाँ है। O है यहाँ है, F यहाँ है और E यहाँ है। यानी जो सीरीज बन रहा है इस तरह के बन रहा है। दूसरा से आप यहाँ, तीसरा से यहाँ, चौथा से यहाँ, इस तरह के आप सीरीज बनाइए। तो जो हमारा इस तरह निकल कर आएगा कितने अक्षर के? शुरुआत के 5 का और लास्ट के 5 का। यानी शुरुआत के जो हमारा 5 है इस तरह बनाइए, फिर 5 को एक जगह बनाइए। इसी तरह आप डिक्शनरी को अगर बनाइएगा तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति जो है आरेख है जो डॉक्टर पुरुष अभिनेता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो संबंध ये दर्शा रहा है, ये अगर डॉक्टर, ये पुरुष और ये अभिनेता। अगर पुरुष है तो कुछ अभिनेता तो होंगे ही, पुरुष और डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो आंसर जो है मैंने ये दर्शा रहा है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो इससे जब सोल्व कीजिएगा तो जो मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा B 8 है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इनमें सबसे आगे कौन है? तो जो बन के हमारा आएगा वो रवि, विपिन, उसके बाद नारायण, उसके बाद विजय और उसके बाद सुकुमार आएगा। तो सब स्पष्ट है कि रवि जो है वो सबसे आगे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा B। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 13। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।